भारत की बात में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील श्री राजीव लोचन जी। मैं उनसे बाबा रामदेव को एलोपैथिक और डॉक्टर्स के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उनके विचार जानना चाहूँगा। श्री राजीव लोचन जी। नमस्कार। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब बाबा रामदेव जी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक दूसरे के सामने इस विकट परिस्थिति जहां पे देश कोरोना से लड़ रहा है, एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म दे दिया है। सबसे पहले मैं उन सभी डॉक्टरों को नमन करता हूं और जो भी डॉक्टर जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने अपना जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं और यह काम बहुत ही सराहनीय है। आज के समय में जो लोग घर से बाहर तक नहीं निकल सकते हैं, आज सब लोग अपने लॉकडाउन में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर अपने परिवार को छोड़कर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 12 घंटे 14 घंटे दिन रात मेहनत कर कर और लोगों की जान बचा रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनका उनका आदर करता हूं तहे दिल से। अब सवाल आता है कि कंट्रोवर्सी पे, जो ये कंट्रोवर्सी है, तो मैं यहां पे एक चीज है कि जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा और हर चीज के दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा उन्होंने एलोपैथ दवा के बारे में कहा कि एलोपैथ दवा की वजह से कई लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और उनकी अगर ठीक आ जाए तो उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो रही है। ये बात कहा और इस बात को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि नहीं, यह एक अपमानजनक बात है, ये डॉक्टरों के अपमान की बात है। और ऐसी स्थिति में फिर बात और बढ़ी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री के पास बात आई, श्री हर्षवर्धन जी के पास, और हर्षवर्धन जी ने फिर बाबा रामदेव जी को कहा कि आप अपना ये स्टेटमेंट वापस लें और उन्होंने लिखित रूप से अपना ये स्टेटमेंट जो है वो वापस ले लिया। तो इसके बाद जो है वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए। बेसिकली हमारे डॉक्टरों का जो योगदान है वह उसको कोई नहीं भुला सकता है और जो योगदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और परंपरा इस तरह से है कि डॉक्टरों को हम जो है भगवान का रूप मानते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत है। लेकिन साथ ही साथ जब इस कंट्रोवर्सी में जब ये बात कह दी गई और बाबा रामदेव ने जब अपनी बात को वापस ले लिया, तो उसके बाद आगे कंट्रोवर्सी का कोई रास्ता नहीं बचता है और इसको उसी समय खत्म कर देना चाहिए। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि रामदेव जी ने अपनी बात के लिए माफ़ी माँग ली, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन एक तरफ बाबा रामदेव जी की जो सहयोगी हैं, आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने इस बात को कि जो ये एलोपैथ जो है, ये एक तरफ हमारे को ईसाइयत की तरफ लेके जा रहा है। ये जो उनका वक्तव्य है, ये आपको नहीं लगता कहीं न कहीं ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी को और बढ़ाने के लिए उन्होंने कह दिया है? जैसे कि आग में घी डालने वाला काम है, वो कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बात को हम थोड़ा-सा अब मैं पीछे लेके जाना चाहूँगा बैकग्राउंड में। जैसे मैंने अपनी पहली बात जब आपको बताया कि जब बाबा रामदेव ने अपने स्टेटमेंट को विथड्रॉ कर लिया और उसके बाद नेचुरल है ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था। बात स्वास्थ्य मंत्रालय तक गया और स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाने के बाद बेसिकली, क्योंकि अभी हमारी कोरोना से जंग चल रही है और इस जंग में किसी भी तरह का इस तरह के स्टेटमेंट के लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, मैं वकील हूं बट लेकिन मैं तीनों तरह की सेवाएं, चाहे वो एलोपैथ डॉक्टर हैं, वो भी हमारे मित्र हैं,
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे मित्र हैं, और होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो भी अपने मित्र हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि किसी भी कोई भी पैथी, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, सबके अपने अपने प्रभाव हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन सबके अपने अपने लिमिटेशंस भी हैं। कोई एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जब इन चीजों को, जब आप जरूरत से ज्यादा खींचते हो, तो नेचुरल है। और इसी कड़ी में जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सबसे पहले मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में बताना चाहता हूं। दिस इज अ एसोसिएशन बेसिकली दैट इट्स अ एसोसिएशन ऑफ वेयर इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनजीओ है, और जहां पे ऑफकोर्स में हो सकता है लाखों डॉक्टर्स इसके मेंबर होंगे, दैट इज देयर। और कई बार कई एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वहां पे देखते होंगे कि ये दवा, जैसे कॉलगेट पामोलिव है, ये आईएमए द्वारा अप्रूव्ड, इस तरह की चीजें आती है। तो ये बेसिकली एक एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। लेकिन जब आप इसको, अपनी लड़ाई को आप उतने में ही संतुष्ट नहीं हो, बेसिकली आप उस लड़ाई को एक लेवल और आगे ले जाना चाहते हो, आप उन्हें कहते हो कि नहीं, आके आप टीवी पे सार्वजनिक माफी मांगिए, आप उनके ऊपर जो है वो 1,000 करोड़ का जो है डैमेजेस का नोटिस भेज देते हो। तो सवाल ये है कि जब आपने, मैंने क्या कहा कि ये कोरोना की स्थिति है, और आप स्थिति को जब जरूरत से ज्यादा खींच रहे हो, आप आके इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो, क्योंकि इस बात को हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स भगवान के रूप हैं, हम इनको मानते हैं। लेकिन जब हम इलाज की बात करते हैं, जिस इलाज की हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी इलाज है, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, आप एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई भी एब्सोल्यूट होता, तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल जाता है, तो वो स्वस्थ होकर ही वापस आता। लेकिन इस कोरोना काल में जैसा कि हमने देखा है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट जो है करीब करीब हजारों में मौतें हुई है, और कई मौतें जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी हुई हैं। तो इस बात को जब आप, मैं एक लॉयर की तरह आपको व्यूज देता हूं कि जब आप कोर्ट में डैमेजेस की बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मुझे 1,000 करोड़ का डैमेज चाहिए, तो वो डैमेज का कारण बताइए, क्योंकि क्या आप एब्सोल्यूट हैं? मैं राजीव जी उसी बात में आना चाहूंगा। कोर्ट में क्या अपने आप को आप ये प्रूव कर पाएंगे कि जितने पेशेंट हमारे डॉक्टरों ने इलाज किए हैं वो सबके सब स्वस्थ हो गए? नहीं, उसमें कुछ पेशेंट हैं जो स्वस्थ नहीं भी हुए। हाँ, हो सकता है ज्यादातर पेशेंट स्वस्थ हुए हैं, रिकवरी रेट अच्छी है। तो इस तरह से किसी भी पैथी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए जब स्टेटमेंट वापस ले लिया गया, फिर उसको ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपके कंट्रीब्यूशन को, आपका जिस तरह से एलोपैथ के कंट्रीब्यूशंस को हम डीरेकग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा है उसके कंट्रीब्यूशन को भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हम आज बाबा रामदेव का भी इस देश में, इस देश के लोगों के प्रति जो उन्होंने योगा के रूप में लोगों में जन जागरण किया है, या जिस तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाई है, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, जिसको उन्होंने जिंदा किया है, वापस रिवाइव किया है, तो हम उनकी बात को भी डीरेकग्नाइज नहीं कर सकते। तो समझने वाली बात है। लेकिन जब उन्होंने विनम्र पूर्वक जब अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, तो उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। और इस तरह से क्या होता है कि यस, कहीं ना कहीं जब आप डिटेल में जाएंगे कि कौन लोग आईएमए को ऑपरेट कर रहे हैं, कौन पीछे से फंडिंग कर रहा है, या कौन इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाह रहा है, तो चीजें धीरे धीरे पॉलिटिसाइज हो जाएगी, और इस तरह से फिर चीजें जो है वो एक अलग डायरेक्शन लेकर जाएगी। और इसलिए एक, अभी हम उसकी उस चीज को अगर आप खोदेंगे, कहते हैं ना कि हम जितना ज्यादा जख्म को खोदेंगे वो जख्म बढ़ेगा। तो अब समय, मैं बाबा रामदेव जी से भी और साथ साथ जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि अब इस पे पानी डालने का समय आ गया है। अभी हम वॉर जोन में हैं, कोरोना से हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से, ऐसा नहीं है, सब लोग डॉक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और बाबा रामदेव भी अपनी कैपेसिटी में मेहनत कर रहे हैं। तो हर आदमी मेहनत कर रहा है, और हर लोगों का
कंट्रीब्यूशन है इस लड़ाई में। अगर यहाँ पे हम क्रेडिट लेने के बाद में आ जाएंगे कि हमारा ज्यादा और हमारा कम, ठीक है, तो हम जो लड़ाई, हमारा दुश्मन कोरोना है, तो हम अपने ध्यान जो है दुश्मन से तरफ जो है से ध्यान हटा के हम कहीं और चले जाएंगे। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि इस समय जो देश में स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है और हमारा दुश्मन कोरोना है, तो ये बात बाबा रामदेव जी भी जानते हैं। और इस बात को लेकर एक सार्वजनिक सभा के अंदर ये बात कहना कि जो एलोपैथिक विज्ञान है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, उससे ज्यादातर मौतें हुई हैं, तो क्या बाबा रामदेव जी इस बात पे श्योर हैं? वो इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि जो वो उस पद्धति में कार्य कर रहे हैं या उसको जो जिस विज्ञान को वो कहना है वो कहाँ तक सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर एक पैथी का अपना एक सिद्धांत है और वो अपने हिसाब से अपने पैथी को बेहतर बनाते हैं। चाहे वो आयुर्वेदा हो, उनका एक अपना बेसिक सिद्धांत है और उसके भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, उसका भी अपना रिसर्च है। एलोपैथी का भी अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन रिसर्च है। एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक हमारे पास जो कोरोना के ज्यादातर जो मेडिकेशन चल रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट नहीं है। यस, कुछ कुछ दवाओं को अप्रूव किया गया और उन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम किसी ट्रीटमेंट को एब्सोल्यूट कह दें, क्योंकि हम जो बेसिक चीजें बात कर रहे हैं कि अगर कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे पहली बात है, जो सबसे ज्यादा, अगेन उसमें भी 90% है, 92% है, 95% है, जो हम वैक्सीनेशन की बात करें कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो 90% चांस है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, 95% आप चांसेस हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। एफिशिएंसी और एफिकेसी की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो दवाएं दी जा रही है, अगर हम एलोपैथ की बात करें, वो दवाएं एक एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार, और जो जो भारत के सरकार ने, आईसीएमआर ने जिन दवाओं को अप्रूव किया है उन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जब एक आदमी का ट्रीटमेंट होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करें कि एक नॉर्मल आदमी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है या जिसकी सेहत अच्छी है, उसको कोरोना होगा लेकिन कोई सिम्टम नहीं आएगा और हो सकता है वो घर में ही ठीक हो जाए। दूसरा आदमी है कि मान लिया उसको सिम्टम ज्यादा आएंगे, तो हो सकता है उसे दवाई लेना पड़ेगा और घर में ही दवाई लेके ठीक हो जाएगा। तीसरा वो है कि उसके पास उसकी कोई और बीमारी है, चाहे उसको शुगर हो, उसको किडनी या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, वो कोई और दूसरे मेडिकेशन पे हो, उसकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा नहीं हो, तो अगर उसको कोरोना होगा तो हालत ऐसी होगी कि शायद हॉस्पिटल में जाना पड़े। अब हॉस्पिटल में जाना पड़े तो वो उन दवाओं से ठीक नहीं होगा जो दवाएं लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब उसको एडवांस लेवल पे दवाएं देनी पड़ेगी। तो सवाल है कि हर एक पेशेंट टू पेशेंट दवाएं बदल रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब तक कोई एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर जगह जब हमारे पास गुंजाइश है इंप्रूवमेंट का, और जब गुंजाइश है इंप्रूवमेंट का, तो इसमें हम किसी भी चीजों को, हमें किसी भी, अगर कोई क्रिटिसिज्म आती है कि मान लिया दवाओं की वजह से जो है, या अभी दवाओं में जैसे कि मैंने, अगर मान लिया ये क्रिटिसिज्म बाबा रामदेव की तरफ से आया, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि उन्होंने इस बात को वापस ले लिया है ऑलरेडी, तो हम इस बात को वहीं खत्म कर सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या होता है कि बाबा रामदेव के गुस्से को भी आप समझने की कोशिश करें। जब पिछली बार जब कोरोनिल दवाई निकाली गई थी, उन्होंने कोरोनिल दवाई निकाला और उसका रिसर्च किया, और उसके बाद जब उन्होंने मार्केट में वो दवाई लाए, तो उसके लिए भी बहुत सारा बवाल हुआ और कहा कि आप दवा कैसे निकाल सकते हो, आपके पास क्या डेटा है, क्या एविडेंस है, और इस तरीके से फाइनली उस दवा को हटा के उसको हमने इम्यूनिटी बूस्टर का नाम दिया। तो सवाल यह है कि आज कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि देखिए, अगर आप आज की डेट में जो सारा फार्मा लॉबी है या मेडिसिन की जो लॉबी है या मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर वो आयुर्वेदा के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो आज वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे में इंप्रूवमेंट की संभावनाएं हैं, उसी तरह से एलोपैथ में भी इंप्रूवमेंट की संभावनाएं हैं। जब तक कंप्लीट मेडिसिन या क्योर मेडिसिन नहीं निकल के आ जाता है, ठीक है, और अभी तक वैसा हुआ नहीं है, देयर आर ऑलवेज ग्राउंड टू इंप्रूव। तो मेडिकल साइंस एक ऐसा चीज है जिसमें हमेशा जो है वो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और इसलिए क्या है कि हमें उस डेटा पे बात करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि सवाल इसको किसी को अपने इमेज और ईगो से लेने के बजाय हम संभावनाओं को लेकर चलें कि हम इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं और कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
अच्छा राजीव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि कहीं मतलब जिस तरह से बाबा रामदेव ने ये बोला कि भई जो एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं, उनकी भी 400-500 की मौतें अगर हो गई हैं और वो इस चीज़ के लिए मतलब अपने आप को जब नहीं बचा पाए, तो ये तरीके से कहना, एक वक्तव्य देना, कहीं न कहीं आपको लगता है ना कि किसी एक विशेष वर्ग को, उनके दिल को ठेस पहुँची है या बुरा लगा है, उसके लिए अगर वो इस चीज़ के लिए अगर मुआवज़े की बात कह रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक गलत लगता है आपको? मैंने कहा कि जब आप सवाल ये है कि एज अ लॉयर, अब मैं एज अ लॉयर यहाँ पे बताना चाहूंगा, और यहाँ पे इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप मुआवजे की बात करते हो तो आपने एक 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 बहुत ही डिबेटेबल बात कर दी है। और इस बारे में जो है, आप जब हम जब कोर्ट में केस लड़ते हैं तो मुआवजे के लिए आपको एविडेंस चाहिए। क्या आप एब्सोल्यूट सच्चाई पे हैं? मुआवजे मांगने की स्थिति तो आप तब होंगे ना जब, ठीक है, 100 में से 100 पेशेंट को ही आप ठीक कर देते हैं, आप पेशेंट को गारंटी है, आपका जो ऐसा दवाई है, आशा रामबाण आपके पास है कि जो पेशेंट आपके पास जाएगा वो ठीक होके आएगा। अगर आप एब्सोल्यूट नहीं हैं तो इसका मतलब हमेशा संभावनाएं हैं। मेडिकल साइंस में हमेशा संभावनाएं हैं। आज की डेट में मैं आपको, और चलिए, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। आज की डेट में, आज ही मैंने जब न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने फ्रंट पेज देखा और उस पर लिखा हुआ था कि अब्यूज, आईसीएमआर ने ये रिपोर्ट दी है कि अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक हैव लीडेड टू द वेरियस अदर प्रॉब्लम लाइक अ ब्लैक फंगस। मतलब एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जो है एक नया बीमारी पैदा हो रहा है, वो ब्लैक फंगस या इस तरह की समस्याएं आ रही है, और इस वजह से जो है कई पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट तो बाबा रामदेव ने नहीं दी ना। एक और रिपोर्ट आई कि स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल होने से, स्टेरॉइड के बारे में जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि वो 9 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए नॉर्मल केसेस में, लेकिन ऐसे कई जगह हैं जो कोई 20 ग्राम, कोई 22 ग्राम, कोई 25 ग्राम। आपको पता है स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से आपको पता है कि उसका साइड इफेक्ट है। इस बात को कोई भी एलोपैथ डॉक्टर वो इनकार नहीं कर पाएंगे कि जितने भी दवाइयां होती है एलोपैथ में, जो भी दवाइयां हैं, उसका अगर आप अब्यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपने क्रिटिसिज्म को इस तरीके से ले लें, हम पैसों में अगर काउंट करने लग जाएं, तो यहां पे दूसरे सवाल भी पैदा होंगे। इससे तो ये होगा कि भाई ठीक है, आप मेडिकल हिस्ट्री में देखिए कि कितने लोगों को कंपनसेशन मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है, हमारी क्रिमिनलिटी में बेसिकली अगर हम लोग लॉ में देखें तो मेडिकल नेग्लिजेंस भी एक क्राइम में आता है। जहां पे हमारे देश की परंपरा है कि हम डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं, तो पता चला कि हर तीसरा बंदा जो है वो डॉक्टर पे डैमेज कंट्रोल ही करता रहेगा। आप अगर इतना ही एब्सोल्यूट हैं तो बेसिकली आप जब ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले क्यों मेरे से सिग्नेचर ले लेते हैं कि भाई अगर कुछ हो गया तो इसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है? तो सवाल यह है कि फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम जितना ज्यादा इसको खींचेंगे, हम इसको जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ही चीजें खराब होगी और आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। जो लड़ाई हमारी है वो कोरोना से हमारे को लड़ना है इस समय में, ना कि एक दूसरे से। और हम हर चीज को, हर जगह इंप्रूवमेंट की संभावनाएं हो, चाहे जो भी पैथी हो, इसमें कांस्टेंट रिसर्च की आवश्यकता है, इंप्रूवमेंट की समस्या है। हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्यों रोज जो है सरकार की डेथ रेट आ रही है ना भाई, हम उसको कितना कम करें। आज हम किस्मत वाले हैं, हमारे देश का जो डेथ रेट है वर्ल्ड के सबसे न्यूनतम वाली कंट्रियों में से है। हम उसको और कम कर सकें। आज अगर A1 1.5% के आसपास है, हम उसको और नीचे लाएं, 1% पे लाएं, 0.5% पे लाएं। इसके लिए हम कलेक्टिव प्रयास करें। और ऐसी कई जगह है जहां पे लोग जो हैं, मैं ऐसा जानता हूं कि ऐसे कई लोग, कई डॉक्टर्स जो हैं कई लोग, कई जो डॉक्टर्स हैं वो खुद योगा आयुर्वेदा का सहारा लेते हैं, जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं कई बीमारियों में। तो इसलिए क्या है कि अभी एक दूसरे पे छीटा कसी का टाइम नहीं है। और जब, मैं फिर से कहूंगा, बाबा रामदेव ने अपना
स्टेटमेंट वापस ले लिया, वहीं पे चीजों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि डैमेज क्लेम कर देंगे, इसका मतलब आपकी दिशा, आपका उद्देश्य भटक गया, आप कुछ और करना है या कुछ और करना चाह रहे हैं। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे अंत में एक सवाल और करना चाहूँगा कि भारत जैसे एक देश के अंदर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर और लोगों के पास इतना अच्छा अधिक पैसे भी नहीं है, तो मान के चले जो हमारा एलोपैथिक का जो इलाज है, काफ़ी महँगा बैठता है। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि आयुर्वेदिक उसके मुकाबले काफ़ी ठीक है हमारे देश में? आप क्या समझते हैं इस बारे में? जैसे मैंने कहा कि भारत जैसे देश में हर देश का एक अपना पारंपरिक मेडिसिन सिस्टम है। आप अगर चाइना की मैं बताता हूं आपको, तो चाइना के भी अपने चाइनीज हर्ब्स हैं, जो उनके अपने जड़ी बूटी हैं और घर में नॉर्मली वो उससे ही इलाज करते हैं, नंबर वन। सेम वे अगर आप अफ्रीका में चले जाएं, दूसरी कंट्रीज में, हर जगह का अपना एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। क्योंकि अगर हम देखे जाएं तो एलोपैथ जो है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हार्डली मुझे लगता है 150-200 साल से ज्यादा पुराना एलोपैथ है नहीं बेसिकली। आई एम सॉरी टू से, मे बी आई डोंट नो द एग्जैक्ट, लेकिन जहां तक कि हमारी नॉलेज है कि ये 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन जो आयुर्वेदिक पद्धति है इलाज की, वो हजारों साल पुराना है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते ना कि जब तक हम एलोपैथ से पहले लोग इलाज नहीं करवा रहे थे या लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट तो हो ही रहा था। हर एक देश का अपना एक कन्वेंशनल, तो इसी तरह से हमारा आयुर्वेदा हमारे देश की धरोहर है। और कहीं ना कहीं बहुत सस्ते में कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप जो हैं छोटे छोटे पत्ते, जो है मसाले, या छोटी छोटी इंग्रेडिएंट जो घर में मिलता है, उसके थ्रू जो है छोटी समस्याओं का इलाज हो सकता है जब तक सीवियरिटी नहीं हो। तो क्यों ना हम उसको प्रमोट करें। और ऑफ कोर्स एलोपैथ को हम डिनाई नहीं कर सकते। जब भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ऑफ कोर्स एलोपैथ के पास आपको जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल आपको जाना ही पड़ेगा, और ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन में। दैट इज वेरी मच देयर। लेकिन अगर जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें घरेलू उपचार जो है वो हमारा ट्रेडिशन रहा है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक कर दिया जाए तो वो आयुर्वेदा का फॉर्म है, दैट इज देयर। तो हमारे देश की ये परंपरा है, तो आप उसको उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम इसीलिए, सवाल ये नहीं है कि हम किसी को कम बोलें और किसी को ज्यादा बोलें कि ये आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है राजीव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है मेरे को कि सभी दर्शकों को उनके जवाब मिल गए होंगे। मैं प्रमोद प्रभाकर, राइजिंग भारती की तरफ से भारत की बात में नमस्कार।